हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस करंट अफेयर्स की मास्टर क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस कौन सा देश शुरू करेगा? तो इसे जापान शुरू करेगा। एकीकृत भुगतान इंटरफेस को इंग्लिश में कहते हैं यूपीआई, अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेसिकली हमारे बैंक को हमारे मोबाइल से जोड़ने वाला एक ऐप होता है, उसे बोलते हैं यूपीआई, अर्थात एक माध्यम होता है जिसे हम गूगल पे, फोन पे, इन सब के माध्यम से हम अपने बैंक को जोड़ देते हैं। उससे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जिसका आप लोग यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो ये बीच में इंटरफेस का काम करता है आपके मोबाइल और बैंक के बीच में। जापान जापान की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, साने तकाइची, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और अभी जापान में एक काशी वाजिका कारिवा नामक परमाणु संयंत्र है, जो 15 सालों से बंद था। उसको फिर से शुरुआत की गई है उसकी, अर्थात परमाणु रिएक्टर ऊर्जा संयंत्र जो होता है वहाँ जापान में यूज होता है बिजली उत्पादन के लिए। तो काशी वाजिका कारिवा नामक परमाणु संयंत्र की शुरुआत दोबारा की गई है। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की करेंसी का नाम है एन, और प्रधानमंत्री मैंने बता दिया है सामने तकाइची। और यहाँ की संसद का नाम है डायट, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री का प्लेन क्रैश में दुर्घटनावश निधन हो गया है? तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम था अजीत पवार। तो इनकी अभी 28 जनवरी को सुबह एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। इनके साथ 5 और लोगों की मृत्यु हुई है, जो उसका पायलट था जहाज का, और जो इनके एक बॉडीगार्ड था पर्सनल, और एक महिला पायलट थी उनकी भी। ऐसे कुल मिलाकर इनको लेकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसको भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में WPL अर्थात वुमेन प्रीमियर लीग, जैसे पुरुष क्रिकेटर के लिए मेल क्रिकेटर जो है आईपीएल खेलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह महिलाओं की WPL होता है, वुमेन प्रीमियर लीग, जिसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। तो हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला नेट साइबर ब्रंट बनी है। किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये इंग्लैंड की है। लेकिन इनके बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इनका जन्म जापान में हुआ था, जापान के टोक्यो शहर में। लेकिन इनका जो अफ्रेजिंग हुआ अर्थात पालन पोषण, वो नीदरलैंड में हुआ। और बाद में इन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए इंग्लैंड आ गई, और यहीं से 2013 से ये इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेल रही है। ठीक है, तो वर्तमान में इनको इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त है। तो आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड की क्रिकेट खिलाड़ी है। अभी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी थी एलिसा हेली। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय के एक पुरुष क्रिकेटर थे उस्मान ख्वाजा, उन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि उस्मान ख्वाजा वो पाकिस्तान के मूल रूप रहने वाले हैं, मूल रूप से वो पाकिस्तान के हैं, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त करके वो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कंप्लीट बैन लगा दिया है, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और अभी मैं कुछ दिन पहले बताया था कि एआई को एआई से संबंधित कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश साउथ कोरिया बन गया है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कानून।
तो इसे आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूसीसी। तो इसे भी उत्तराखंड ने लागू किया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तराखंड ही है। तो अभी इसके संशोधन को उत्तराखंड ने पास किया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है कि जैसे आप चाहे किसी भी धर्म जाति के हो, फर्क नहीं पड़ता है, सभी लोगों के लिए सेम कानून होना। कैसा कानून? जैसे शादी विवाह और मृत्यु या फिर उत्तराधिकारी, इन सब के लिए जो नियम है वो सबका सेम होना सभी धर्म के लिए। अगर एक नियम बना दिया गया है तो उसी नियम से चाहे किसी भी आप धर्म के हो तो आप उसी नियम से शादी विवाह मृत्यु और उत्तराधिकारी सभी धर्म के लिए सेम होगा। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो अभी इसको उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? रुड़की में, जहाँ पर IIT रुड़की है। और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। और उत्तराखंड में एक है वैली ऑफ फ्लावर्स अर्थात फूलों की घाटी, और नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स में आग लग गई थी उसके जंगलों में। तो इस सवाल एग्जाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में हमारी है वैली ऑफ फ्लावर्स, उसी प्रकार केरल में है साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी। और ये दोनों सवाल बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं और इसमें कंफ्यूजन होने के कारण लोग इसको गलत कर देते हैं। तो आप दोनों को, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना। उड़ीसा, अभी उड़ीसा ने पान गुटखा सिगरेट तंबाकू पर बैन लगा दिया, पूरा कंप्लीट बैन। और उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। कहाँ पर? पुरी शहर में। और पुरी शहर भारत का पहला शहर बन गया है जो जल से स्वच्छ नल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर है। और उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है, कोणार्क मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर मैंने बता ही दिया। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ठीक। और अभी क्रोनिक किडनी से संबंधित रोगों की रजिस्ट्री शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। अर्थात जिन लोगों को भी बहुत लंबे समय से किडनी की समस्या है तो उन लोगों का एक रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे उनका जल्दी से उपचार हो सके। तो उसको उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। ठीक है। राजस्थान, अभी राजस्थान की एक नागौरी अश्वगंधा है, उसको GI टैग मिला है। और राजस्थान का एक शहर है अलवर, वहां पर नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कैंसर का पता लगाने के लिए आशा वैन नामक मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये जो सवाल मैं बताता हूँ ये मैं इनको पीछे पढ़ा चुका हूँ, बस ऐसे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में एक है गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत और किसके बीच मुक्त व्यापार समझौता के दौरान यूरोप से आयातित कारों पर लगने वाले टैरिफ को 110% से 10% कर दिया गया है? तो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है।
अर्थात मुक्त व्यापार समझौता। तो इसके तहत जो वहां से जो कार्स आती हैं जैसे BMW और ये जो आप कार देखते हैं ना, इन सब कारों वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। तो भी 26 जनवरी पर यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। तो ये लोग अभी भारत आए थे 26 जनवरी पर, ये मुख्य अतिथि रहे गणतंत्र दिवस पर। तो जो उर्सुला वान डेर लेन है, उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत जो वहां से हम कार को इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 110% टैरिफ लगती थी, अब उसको घटाकर 10% कर दिया गया। तो आंसर हमारा यूरोपियन यूनियन अर्थात यूरोपीय संघ। अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत और किस देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। तो दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप दोनों मार सकते हो, लेकिन ये पहले हुआ था और ये अभी हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किसने शुरू किया है? तो इसको चीन ने शुरू किया है। चीन की राजधानी है बीजिंग। वहां के प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है? सी जिनपिंग, ठीक है। और तंबाकू के उत्पादन में चीन पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखना, तंबाकू के उत्पादन में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं चंद्रकांत लहरिया। ये WHO में भी पहले कर्मचारी रह चुके हैं, ठीक है। और चंदना सिंह। तो ये जो वायले रिसर्च हीरोज पुरस्कार है, ये रिसर्च के क्षेत्र में अर्थात जो भी लोग रिसर्च करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो चंद्रकांत लहरिया को दिया गया है और प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। और जो भी चीज पहली बार होता है वो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले जो भी घटना घट रही है उसे आप जरूर याद रखो। चंदना सिन्हा, अभी भारतीय रेलवे ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार अर्थात हाईएस्ट अवार्ड अति विशिष्ट सेवा रेल पुरस्कार अति विशिष्ट सेवा रेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। क्योंकि जो भी बच्चे ट्रेन में जो लेबर के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं, जब आप ट्रेन में यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे कुछ छोटे बच्चे जैसे 12-13 साल के बच्चे एक मजदूरी करने के लिए ट्रेन में बैठकर जाते हैं। तो इनको कुछ लोग जो बाल तस्करी करने वाले जो ट्रैफिकिंग वाले हैं, चोर ऐसे लोग हैं, ये बच्चों को भुलवा कर कहीं दूसरे जगह ले जाते हैं और इन्हें बेच देते हैं। इनको मार भी देते हैं और इनके अंदर के जो इम्पोर्टेंट जैसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनको निकाल कर ये ट्रैफिकिंग करते हैं, उससे पैसा वो कमाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए 2024 में एक मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो उसी को लीड कर रही थी चंदना सिन्हा। तो इसके तहत इन्होंने 1500 बच्चों को ऐसे इन जंजालों से बचाया है। जो लोग भी बाल तस्करी करते हैं, छोटे बच्चों को ले जाकर बेच देते हैं ट्रेन में, वो वैसे बुलवा देते हैं कि मैं तुमको काम दिलाऊंगा या कुछ ऐसे। तो ऐसे कई बच्चों की जान चली गई है। तो इसी ऑपरेशन को लीड करने के लिए और 1500 बच्चों को जान बचाने के लिए इनको अति विशिष्ट सेवा रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंदना सिन्हा। टोबी केयर्स, अब इनको पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला पुरस्कार जिसका नाम है टाइलर पुरस्कार, टोबी केयर्स को दिया गया है। कीर्तिदा मेकानी, अब ये सिंगापुर की
पर्यावरणविद थी, इनका निधन हो गया है। इनको लेडी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू किया है? तो उसको इसको उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अर्थात एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया था। इसमें क्या होगा कि जो भी किसी जगह का बहुत पॉपुलर या बहुत फेमस व्यंजन होगा, कोई भोजन, ठीक है, तो उसको प्रचार करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और अभी असम में एक योजना चलाई गई थी जिसमें जो लोग भी रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, उनको 25,000 रुपये पर मंथ देने की घोषणा की गई थी। उस योजना का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में लाडो लक्ष्मी बहना बहना योजना चलाई गई थी। लाडली बहना लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, तो इसे याद रखना है। और मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। उसका नाम बदलकर श्री विष्णुधर वाकड़कर के नाम पर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया जाएगा। विष्णुधर वाकड़कर एक पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद मतलब जो कि इतिहास में हुई घटनाओं से संबंधित चीजों की खुदाई करवाते हैं, उनको पुरातत्वविद कहते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, जहां से हमारे निकोलस टेस्ला थे। निकोलस टेस्ला जो महान फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया था, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ना, तो वहीं के रहने वाले थे, सर्बिया के। तो नोवाक जोकोविच भी वहीं के रहने वाले हैं और एक 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ये जो इनका संबंध जो टेनिस से, ये ग्रैंड स्लैम जो पुरस्कार दिया जाता है, ये टेनिस से भी दिया जाता है, ठीक है। और 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम, एक होता है विंबलडन ओपन, चौथा यूएस ओपन, तीसरा तीसरा यूएस ओपन, चौथा फ्रेंच ओपन। तो हर साल ये टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। सेरेना विलियम्स ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने काफी विलम्ब क्या उसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। कार्लोस अल्काराज ये भी टेनिस से संबंधित हैं और ये भी टेनिस से विजय अमृतराज। और अभी इनको पद्म पुरस्कार दिया गया था। पद्म पुरस्कार मतलब अभी जो पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो इनको भी पद्म पुरस्कार दिया गया था। आपको बताना है कि इनको कौन सा पद्म पुरस्कार इस बार दिया जाएगा, ठीक है। धर्मेंद्र देवल को पद्म विभूषण दिया गया था और भगत सिंह कोश्यारी जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं, उनको पद्म भूषण दिया गया। सुभाष शुक्ला को अशोक चक्र दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि ये विजय अमृत राज जो भारत के पहले टेनिस खिलाड़ी थे लेकिन अभी वर्तमान में कोच के रूप में कार्य करते हैं, तो इनको कौन सा पुरस्कार इस बार का दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 27 जनवरी को मनाया गया। तो भूगोल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, भूगोल अर्थात जो हमारे पृथ्वी की संरचनाओं, वायुमंडल की परतों या यहाँ पर जितने भी पृथ्वी संबंधित चीजों को हम जो जानते हैं, पढ़ते हैं, जिस भी अध्ययन में, जिस भी किस पुस्तक के अंदर, उसे भूगोल कहते हैं, ठीक है। और उसी पृथ्वी की संरचनाओं और वातावरण को समझने के लिए राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस मनाया जाता है। उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति, वन्य जीवों के प्रति, तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल जियोग्राफिक डे। नेशनल जियोग्राफिक डे। तो भूगोल से संबंधित
तथ्यों अर्थात वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षक, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को 27 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया था हमारा, और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे अर्थात राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जिसे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी कहते हैं, और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया था, और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और आपको बताना है कि 26 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नहीं, 26 जनवरी, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हुई, 26 जनवरी 25 जनवरी को मनाया, ठीक है, 26 जनवरी नहीं, 25 जनवरी को। तो इतने सवाल आपको आज मैंने करवाए। और यार कभी कभी मैं बोलने में मुझसे गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसको ऐसा मत लिया करो। आपको बताना है कि 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, दोनों दोनों बातें, और इसको मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे। तो बस यही तक, आज के सारे सवाल हुए खत्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देख ली है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप यहाँ तक आए इसके लिए। और अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको स्कैन करो और आप टेलीग्राम पर पहुँच जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।